क्या ब्रिक्स G7 को बीट कर सकता है? लेकिन ये ग्लोबल रश ब्रिक्स के लिए क्यों हो रही है? क्या वजह है कि डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिक्स को अपना फ्यूचर मानने लगी हैं? ब्रिक्स का एक बड़ा एजेंडा है डॉलर डिपेंडेंसी को खत्म करना, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में G7 अभी भी ब्रिक्स से आगे है कि ब्रिक्स अपने इंटरनल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करता है। वर्ल्ड में एक नई रेस शुरू हो चुकी है और ये रेस है ब्रिक्स को ज्वाइन करने की रेस। अब तक ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े प्लेयर्स ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं और अब इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश ने भी ऑफिशियली ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है। इंडोनेशिया का ब्रिक्स का पार्ट बनना सिर्फ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने का स्टेप नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत भी है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई तो फिर इंडोनेशिया के ब्रिक्स ज्वाइन करने की न्यूज को इतनी लो की कवरेज क्यों मिली? इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इंडोनेशिया अभी तक वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चल रहा है। एनालिस्ट ये मानते हैं कि इंडोनेशिया का ब्रिक्स का पार्ट बनना सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स को नहीं, बल्कि वेस्ट के साथ उनके रिलेशंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है, खासकर जब ट्रम्प के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद। ट्रम्प के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ब्रिक्स जैसे ब्लॉक्स के लिए काफी एग्रेसिव रहे हैं और उनके टेन्योर में यूएस इंडोनेशिया रिलेशंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। ब्रिक्स टर्म 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने दिया था। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया था जिसे ब्रिक कहा गया। 2001 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करते ही इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। इस ग्रुप का मेन एम था एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां इमर्जिंग इकोनॉमीज अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कलेक्टिवली ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर सकें। ब्रिक्स का एक और मेजर गोल था वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक का एक अल्टरनेटिव डेवलप करना। साथ ही G7 जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के ब्लॉक का काउंटरवेट बनना भी इस ग्रुप का विजन था। G7 यानी USA, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान जैसे पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है। लेकिन ब्रिक्स के तेजी से एक्सपेंड होते मेंबरशिप बेस के साथ एक नए पावर शिफ्ट की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ईरान, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया जैसे नए मेंबर्स के बाद अब टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश भी ब्रिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ये ग्लोबल रश ब्रिक्स के लिए क्यों हो रही है? क्या वजह है कि डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिक्स को अपना फ्यूचर मानने लगी हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रिक्स उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक ग्लोबल अल्टरनेटिव सिस्टम का प्रॉमिस करता है। बहुत सारे डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशंस जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज से तंग आ चुके हैं, ब्रिक्स को एक बेटर अल्टरनेटिव देखते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देश अपने ऑयल ट्रेड के लिए नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि चाइना लेड ब्रिक्स बैंक नए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है जो IMF के स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अपोजिट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग का ब्रिक्स मॉडल ग्लोबल साउथ के लिए एक नई होप बन चुका है। एक और बड़ा रीजन है ग्लोबल साउथ की यूनिटी। ब्रिक्स का एक्सपेंशन उन कंट्रीज के लिए काफी अट्रैक्टिव है जो अपनी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। अब जब इंडोनेशिया जैसे रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी ब्रिक्स का पार्ट बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप अब और भी ज्यादा क्रेडिबल और पावरफुल हो रहा है। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के हिसाब से नए मेंबर्स के इंक्लूड होने के बाद ब्रिक्स का ग्लोबल ट्रेड एक्सपोर्ट शेयर 23% से बढ़कर 26.7% हो गया है, जबकि इंपोर्ट शेयर 19% से बढ़कर 22% तक पहुंच गया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक सवाल हमेशा होता है, क्या ब्रिक्स G7 को बीट कर सकता है? अगर हम GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर देखें तो ब्रिक्स के कंबाइंड GDP शेयर 2023 में 32.1% था, जो G7 के 29.9% से ज्यादा है। लेकिन नॉमिनल GDP में G7 अभी भी ब्रिक्स से आगे है। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी G7 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेटो और USA जैसे ग्लोबल पावर्स के इन्फ्लुएंस अभी भी डोमिनेंट हैं। अब बात आती है डॉलर की। ब्रिक्स का एक बड़ा एजेंडा है डॉलर डिपेंडेंसी को खत्म करना। ब्रिक्स कंट्रीज अपने ट्रेड में नेशनल करेंसी का यूज प्रमोट कर रहे हैं, जैसे इंडिया और रशिया का रूपी रूबल डील या चाइना और रशिया का UN बेस्ड ट्रेड सिस्टम। लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट और डॉलर की डोमिनेंस की वजह से इसे रिप्लेस करना अभी
काफी मुश्किल है। ब्रिक्स ने एक कॉमन करेंसी के आइडिया पे डिस्कशन शुरू किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस के प्रेसिडेंट बनने से ब्रिक्स को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। ट्रंप ने पहले भी ब्रिक्स को वार्न किया था कि अगर ये ग्रुप डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा तो यूएस ब्रिक्स नेशंस के अगेंस्ट 100% टैरिफ्स इंपोज करेगा। ये बात क्लियर है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर डेवलपमेंट है। एक तरफ ये न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रॉमिस करता है, तो दूसरी तरफ ये ग्लोबल साउथ के लिए एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बनकर उभरा है। लेकिन ब्रिक्स के चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। चाइना और इंडिया के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ब्रिक्स मेंबर के अलग अलग पॉलिटिकल प्रायोरिटीज इस ग्रुप के इंटरनल यूनिटी को टेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और एक स्टेबल मल्टी करेंसी सिस्टम डेवलप करना ब्रिक्स के लिए एक लंबा और चैलेंजिंग प्रोसेस होगा। आगे काफी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ब्रिक्स अपने इंटरनल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करता है और कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करता है। एक बात तो तय है, अगले कुछ सालों में ब्रिक्स वर्सेस G7 का ये कंपटीशन ग्लोबल हेडलाइंस बनाता रहेगा। ब्रिक्स की कहानी सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक की नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट की है जो दुनिया के पावर डायनेमिक्स को रीडिफाइन करने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे और इनसाइट्स के लिए फॉलो करें नारदपीडिया।